हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। इस मॉडल पेपर के जरिए भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की पूरा प्रयास करेंगे। एक दोस्त ने मेरे पास कमेंट किया था कि जो आप लोग ना ऐसे उसने कमेंट लिखा था कि आप लोग बेवकूफ़ हैं, जो पढ़ाते हैं वो पेपर में नहीं आता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाता हूँ, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही आपके पेपर में आ ही जाएगा। ये सच्चाई है। जो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा जाए ना कि 1000% की गारंटी, 90% की गारंटी, 100% गारंटी, यही आएगा, रट लो, छाप डालो भैया, यही कर लो, तो आप उसे देखते हैं, आप उसे पसंद करते हैं और अब बढ़िया ज़्यादा उस पर व्यूज आता, लोग जो है उसी को देखते हैं ज़्यादातर। लेकिन सच्चाई जो है वो कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए मुझे भी बोलना पड़ता है भैया कि जो है आप इसे देखिए, 100% यही आएगा, क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं और लोग वही सुनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक दो क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तब भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, या कोई 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, या कोई 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, या कोई एक ही नंबर क्वेश्चन आ गया, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। और जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें से एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सच्चाई को समझने का प्रयास करें और वो बातें समझिए जो लोग जो है आपको समझ मतलब बताना चाहते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। सच्चाई जो है वो आपको बताना नहीं चाहते। तो इसलिए समझने का प्रयास करिए और तैयारी करिए, बढ़िया से अपना खुद दिमाग लगाइए और पढ़ने का प्रयास करिए। 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर 1-2 दिन में कोई तैयारी नहीं कर सकता है, और करना भी है तो बस आप रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, और टॉपर नहीं बन सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। इसीलिए आप सच्चाई को समझिए और अपने तरीके से उसे समझने का प्रयास करिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम तैयार करेंगे उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो उसे अपने शब्दों में कैसे हम लिखेंगे ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि इतिहास के पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा उलट के दिया था और बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज में पड़ गए थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे आपका मॉडल पेपर में जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है उस प्रकार से दिया है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे ऐसे ही विकल्प दिया रहेगा कि इसमें कौन सही है, आपको इसमें आंसर करना होगा। तो पहले जब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तभी उसका सटीक आंसर आप दे पाएंगे। कह रहा है कि द्वितीयक सेक्टर का मतलब होता है उद्योग। ठीक है, उद्योग होता है, इस क्रियाकलाप में नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। यानी नहीं है तो उसमें इसका मतलब कि प्राथमिक क्रिया में होगा या तो होगा वो तृतीयक क्रिया में होगा। तो आइए देखते हैं, वस्त्र निर्माण। देखिए कपास जो है ना, कपास से बनता है कपड़ा, कपास से जब कपड़ा बनता है तो जब वस्त्र निर्माण होगा तो इसका मतलब ये है कि द्वितीय उद्योग में चला जाएगा। इसका मतलब ये है इसमें द्वितीय उद्योग है, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो इसमें राइट आंसर ये तो नहीं होगा। टोकरी बनाना, जैसे मान लो कि टोकरी बनाते हैं तो टोकरी बनाने की प्रक्रिया उद्योग में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, दोबारा निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब टोकरी बनाना जो है इसमें उद्योग में चला जाएगा, चाहे हाथ से किया जाए या मशीन से किया जाए, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद है खनन। अब देखिए खनन मतलब खुदाई करना, जो हमें खुदाई से वस्तु प्राप्त होती है उसे कहते हैं खनन। तो ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी प्राकृतिक जो है संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करते हैं तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि खनन और मछली पकड़ना ये दोनों राइट हो जाएगा। तो 3 और 4 विकल्प देख लीजिए, 3 और 4, ये रहा 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 इसमें गा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर को छांटते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक में देखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जो है बिहार का नंबर आता है। ठीक है, सर्वाधिक बिहार का नंबर आता है, वहाँ पे 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी।
देखिए, तो भारत में जो जनगणना पहले हुई थी भैया, वो हुई थी 1882 में, 1881 में, 1872 में या 1891 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1872। 1872 में पहले जनगणना हुई थी और इसके बाद जो है जो व्यवस्थित तरीके से जनगणना शुरू की गई वो 1881 से शुरू की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम में, जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये कलपक्कम, नरौरा जो यूपी में पड़ता है, ठीक है, तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और रावतभाटा जो राजस्थान में पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और थोड़ा सा आपको बता दें कि जो है ये तारापुर जो है 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये परमाणु ऊर्जा का जो है पहला केंद्र माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, भूरा हीरा के नाम से जाना जा सकता है, मतलब जाना जाता है। तो लौह अयस्क को, मैग्नीज को, लिग्नाइट को, अभ्रक को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट जो है ये कोयले का एक प्रकार है, कोयले का जो है एक प्रकार है और इसे जो है इसमें निम्न गुणवत्ता पाया जाता है, तो इसी को जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, खनिज के लिए, कोयला के लिए या लौह अयस्क के लिए? तो जवाब क्या हो जाएगा इसमें? आपका खनिज तेल के लिए। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से आप थोड़ा सा भारत का मानचित्र देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो है पड़ेगा मुंबई, और मुंबई से जो है यहाँ पे इस थोड़ी दूर पे लगभग 150 किलोमीटर दूर समुद्र में जो है यहाँ पे मुंबई हाई है और यहाँ पे जो है खनिज तेल जो है उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, सीमा का मतलब बॉर्डर और सड़क यानी रोड, संगठन मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी बीआरओ की स्थापना कब की थी? 1960 में, 1967 में, 1955 में या 1971 में? तो जवाब हो जाएगा 1960। ठीक है, 1960 में की गई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वायु प्रदूषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी प्रश्न मतलब कि सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी इसका सटीक आंसर आप निकाल पाएंगे। वायु प्रदूषण कह रहा है कि वायु प्रदूषण के समय कौन सा कथन सत्य है? कारखाने के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलता है? हाँ बिल्कुल फैलता है, ये सत्य है। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि स्वच्छ वायु के क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। ये भी सही है कि भाई जहाँ पे स्वच्छ वायु होती है वहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, लेकिन ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, ये पूछा, इसमें सत्य जो है यही हो जाएगा। तो इसके कारण जो है क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण नहीं फैलता, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मलिन वस्तु के क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता है। भैया होता है, वहाँ पे होता है। ठीक है, वन क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता है। हाँ, वन क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता, ये भी सही है। तो उसमें 2 और 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 और जो है इसमें देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा आपका 2 और 4। ठीक है, इसमें 2 और 4 ऑप्शन दिया है, 2 और 4 ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस प्रकार से इसका आंसर भी यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है उसमें जो है इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत में ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोतों का नाम बताना है, और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्रोतों का नाम बताइए, और नेक्स्ट है संचार से आपका क्या तात्पर्य है, 2 धात्विक खनिजों का नाम बताइए, और फिर इसके बाद जो है यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश में गांव की अवस्थिति के मुख्य कारक क्या हैं? ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 2 चतुर्थक सेवाओं का नाम बताना है, चलवासी पशुचारण का जो है उल्लेख कीजिए, और वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का नाम बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे भारत के ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत। तो पहला स्रोत क्या है? आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख देंगे यातायात और वाहन के साधन, पहला पॉइंट। दूसरा है उद्योग और जो है निर्माण कार्य में, जैसे में विभिन्न प्रकार के कारखाने में मशीन लगे रहते हैं, उपकरण लगे रहते हैं, उनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, जो यातायात के साधन है, सड़क, रेल, हवाई जहाज, ये सब जो है शोर उत्पन्न करते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा, 2 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे बात करते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ। जो है ठोस अपशिष्ट की बात करें तो इसमें जो है अपशिष्ट मतलब जो कूड़ा कचरा है, जो बचा खुचा पदार्थ है। तो घरेलू
अपशिष्ट में देखिए प्लास्टिक, कागज, भोजन के अवशेष ये सब अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। कृषि अपशिष्ट की बात करें तो इसमें फसल अवशेष, खाद, कीटनाशक पैकेट ये सब अवशिष्ट के जो है नाम से जाने जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो ऐसे बचे खुचे पदार्थ हैं, ऐसे कचरे हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे संचार से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए कम्युनिकेशन की बात करें तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग विचारों, सूचना और भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, लिखित जो ईमेल वगैरह हो गया, दृश्य, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब जो है संचार के अंतर्गत आते हैं। दो पॉइंट लिखना है, आराम से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दो धात्विक खनिजों के नाम लिखना है, तो आप इस प्रकार से हेडिंग बना देंगे और हेडिंग बना के लिखेंगे। पहला है आयरन, लौह ऐस कहीं आयरन ओर और बॉक्साइट, ये 2 पॉइंट से लिख सकते हैं। बाकी इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 पॉइंट ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि मरुस्थलीय प्रदेश में गांव की अवस्थिति के मुख्य कारक क्या है। यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे गांव कैसे रहते हैं और किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए जल स्रोतों की उपलब्धता की बात करें तो वहाँ पे कुएँ, झील, भूमिगत जल के आसपास गाँव बसाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है खेती योग्य भूमि, रेगिस्तानी इलाके में जहाँ उपजाऊ क्षेत्र मिलता है वहीं लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं जो है अपना खेती करते हैं। तो 2 पॉइंट आप इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चतुर्थक क्रियाकलाप की 2 सेवाएं बताना है। तो बैंकिंग सेवा है, IT सेक्टर है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर बताया कि जैसे बैंकिंग सेवा है तो वित्तीय लेन देन, ऋण, बीमा आदि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आप जो अध्यापक लिख सकते हैं, सॉरी हाँ विश्वविद्यालय अध्यापक लिख सकते हैं। इसमें चतुर्थक सेवा में विश्वविद्यालय जो अध्यापक है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और जो अध्यापक होते हैं जो स्कूल में कॉलेज में होते हैं वो तृतीयक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय शिक्षक होते हैं वो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है। तो चलवासी पशुचारण की बात करें यहाँ पे देखिए तो देखिए चलवासी लिखा है, चल मतलब चलना, चल मतलब चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाकर वसना। ठीक है, क्या कहलाता है, चलवासी कहलाता है। और क्यों जाते हैं, पशु चारण में चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग पशुओं को चराने के लिए जाते हैं तो उसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। सिंपल। ठीक है, देखिए यह परंपरागत जीवन शैली है, यानी प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसमें लोग अपने पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी, ऊंट को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मुख्य रूप से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे रैबारी है और हिमालय क्षेत्र में गुज्जर है, बकरवाल है। आपने इन समुदायों का नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां बताइए। यानी संग्रहण करना है उसको जो है कैसे संग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो 2 विधि पूछा है, 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है पहला छत पर जल संचयन करना, मतलब जैसे कि छतों से जो पानी एकत्र करना, मतलब इकट्ठा करते हैं और भूमिगत टैंक में जमा कर लेते हैं। जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी छत पे इकट्ठा कर लेते हैं और उस छत के पानी से जो है उसको फिर इसके बाद टैंक में उसको जमा कर लेते हैं। इस प्रकार से फिर टैंक से उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है छत पर जो पानी होता है उसका संचयन किया जाता है। ठीक है, खासकर ये राजस्थान एरिया में होता है जहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जल का पुनर्भरण। इसका मतलब क्या है, बारिश के पानी, जो बारिश के पानी होते हैं, बारिश के पानी को कुओं, झीलों और परंपरागत जो जल स्रोत होते हैं उनको प्रभावित करके भूमि के जल के स्तर को बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है जैसे एक तालाब मान लेते हैं, इस तालाब में अगर पानी भरा है यहाँ पे तो धीरे धीरे पानी यहाँ पे रिस के जो है नीचे आएगा, तो नीचे जो है पानी को जल का स्रोत बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भूमिगत जल का जो है पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक अंशलग्न है, इसके बारे में बताइए। और भरमौर जनजाति के क्षेत्र में सामान्य जनजाति विकास कार्यक्रम ITDP सामाजिक लाभ क्या है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और फिर है क्वेश्चन स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। और फिर भारत में नगरीय वस्तु के प्रकारों का जो है लिखिए और भारतीय कृषि का वर्णन कीजिए और भारत के उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल का विभेद यानी अंतर कीजिए। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें दोस्तों कि सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, ये बात ये भी ध्यान रखिएगा। बोर्ड में क्या करता है, जैसे मान लो
ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम हाल मान लेते हैं। और जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, ये बोर्ड करता क्या है, ये बोर्ड सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता। आपको मान लीजिए एग्ज़ाम देना है, बोर्ड में सीधा सीधा एग्ज़ाम में सवाल ना पूछकर थोड़ा घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, और आप जो है कहोगे कि यार क्वेश्चन तो मैंने याद किया था, ये कहाँ से आ गया। तो फिर कहते हैं लोग कि जो है आप जो पढ़ाते हैं आता नहीं है। तो समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, ये 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसमें स्पष्ट रूप में पेपर में लिखा रहता है कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो गलती किसकी है भैया? गलती तो आप ही के ना, क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं 15 मिनट क्वेश्चन। आप आराम से उसको पढ़िए, समझने का प्रयास करिए कि पूछ क्या रहा है, और फिर जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए। देखिए आप आंसर बना कर भी ले सकते हैं और जेन्युइन तरीका से बना कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, कुछ समय आपको आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है आपका लघु उत्तरीय का, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों को सर्वाधिक अंश संलग्न है। अब इसको स्पष्टीकरण थोड़ा करते हैं। देखिए कृषि सेक्टर यानी जो कृषि क्षेत्र है उसमें भारतीय जो श्रमिक है, जो किसान है, जो मजदूर हैं, उनका कितना योगदान है, उनका सर्वाधिक अंश संलग्न है। क्या आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ कुल कार्यबल का लगभग 42 से 45% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि भारतीय किसान कितना अपना जो है योगदान देते हैं कृषि क्षेत्र में। तो ये स्पष्टीकरण करना है। तो आइए देखते हैं अब कारण क्या है इसका। तो पहला है रोजगार का स्रोत। रोजगार का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र से मिलता है, इसीलिए बड़ा योगदान आता है। तो भारत में बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। भाई गांव में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? खेती तो करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जनसंख्या कृषि करती है, क्योंकि उसको रोजगार उसे मिलता है, ठीक है। अगला है सीमित औद्योगिकीकरण। सीमित औद्योगिकीकरण का मतलब ये कि औद्योगिकीकरण में सेवा क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में रोजगार अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन वो सीमित है। अगर बात किया जाए औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रोजगार मिल सकता है, लेकिन क्या है? सीमित है। हर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं, हर सेक्टर में उद्योग नहीं है, तो जो है हर जगह पे नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है कहाँ पे लोग निर्भर रहते हैं? रोजगार पे। और रोजगार कहाँ मिलता है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे लघु एवं सीमांत विकास। इसका मतलब ये है भारत में अधिकांश किसान छोटे भूस्वामी हैं। भूस्वामी का मतलब भाई किसी के पास 1 बिस्सा है, किसी के पास 10 बिस्सा है, किसी के पास 1 बीघा है। तो कहने का मतलब है कि उतनी बड़ी भूमि नहीं है कि वो बढ़िया से अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो जो भी अपने जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, इसलिए खेती पर निर्भर होते हैं। अगला है परंपरागत कृषि पद्धतियाँ, यानी आधुनिक तकनीकों धीमा प्रसार होने के कारण मतलब अधिक श्रम शक्ति का जो है आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि अब तो कृषि में बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी जो परंपरागत तकनीकी है, पुरानी चीज़ें हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। फावड़ा लेकर खेत में चले जाते हैं, ठीक है, और उसमें मजदूरों से जो है ज़्यादातर काम करवाए जाते हैं। तो उसमें समस्या होती है, क्योंकि जितना उसमें लागत नहीं लगती उतना मजदूरी देना पड़ता है। तो इसीलिए आज के लिए में बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, लोग मशीनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आराम से सेंटेंस को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ITDP के बारे में बताना है, इसका सामाजिक लाभ क्या है। तो पहले आपको समझना है कि समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम ये है क्या। तो देखिए भरमौर क्या है? एक जनजाति है। ये कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है। पहला पॉइंट, भरमौर क्या है? हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाले एक जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पे समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। समन्वित का मतलब कि भाई समान है। जैसे कि जो लोग ये जनजाति के लोग हैं पहाड़ी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्रों में ज़्यादातर रहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं, इन दोनों को समान विकास होना चाहिए, इसलिए समन्वित लिखा है, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, ठीक है, ITDP। तो यहाँ पे जो है इसके कुछ ऐसे सामाजिक लाभ हैं, और लाभ को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे शिक्षा का विकास करना, यानी ITDP की बात करें तो ये क्यों चलाया गया? क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का विकास हो पाए। मैदानी भागों में लोगों को आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे शिक्षा बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए शिक्षा का विकास हो, इसीलिए ITDP
डीपी चलाया गया कार्यक्रम। ठीक है, आगे देखिए, आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल छात्रवृत्ति वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम चलाने के लिए जो है आईटीडीपी कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पे पोषण कार्यक्रम हो, वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे वहाँ के भी लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार और आजीविका। रोजगार और आजीविका का मतलब ये है कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो काम किए जाते हैं उसको हस्तशिल्प कहते हैं। जैसे बहुत सारी प्रशिक्षण होते हैं, ये सब जो है कार्यक्रम चलाने के लिए इनका आईटीडीपी का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। महिला सशक्तिकरण मतलब ये है कि भैया कि महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, और वित्तीय सहायता योजना शुरुआत की गई जैसे वहाँ पे लोगों को, जो महिलाएं हैं वो अपने आप में सक्षम हो सकें और खुद अपना व्यवसाय कर सकें। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, आधारभूत संरचना का विकास, सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, इन सुविधाओं का विकास होना चाहिए जो मैदानी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध जाते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये सड़क है, बिजली है, पानी है और संचार है, ये सब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसीलिए आईटीडीपी की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे, स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए, स्थानांतरण कृषि क्या होता है? कृषि समझ में आ रहा है ना, कृषि भैया खेती करना, स्थानांतरण मतलब एक जगह पे खेती करने के बाद किसी दूसरी जगह पे जाके खेती करना, वो स्थानांतरण कृषि कहलाता है। और अगर एक स्थान के दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते हैं तो क्या भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? अगर नहीं अच्छा है तो क्या कारण है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसे स्थानांतरण कृषि क्यों कहा जाता है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, इसे कर्तन दहन प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है, कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आप कहोगे यार मैंने तो याद किया था स्थानांतरण कृषि, लेकिन कर्तन दहन प्रणाली भी इसे कहा जाता है। और सुनिए, इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। और आप अगर मान लीजिए कर्तन दहन प्रणाली याद कर गए हैं और स्थानांतरण कृषि याद करके गए हैं और पूछ लिया कि आदिकालीन निर्वाह कृषि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, आप तो आप पढ़ाते नहीं है, जो आता है वो पढ़ाते ही नहीं है। तो भैया ये सवाल ये कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और कैसे उसको याद कर सकते हैं, समझ के लिख कैसे सकते हैं, वो पूरा आपको डिटेल में वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे। तो उत्तर लिखते हैं इसका, स्थानांतरण कृषि वह पद्धति है जिसमें जंगल को जलाकर खेती किया जाता है और भूमि की उर्वरता खत्म होने पर दूसरी जगह पे चला जाता है। वह पद्धति पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब इसे कर्तन दहन क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था अभी। तो देखिए, जो जंगल होते हैं ना, जो जंगल होते हैं उन जंगलों को काट दिया जाता है, इस प्रकार से उस जंगल को काट देंगे। ठीक है, जंगलों को काटने के बाद उस पर खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर यहाँ पे भी जंगल होते हैं, फिर जंगल को काटते हैं, इस प्रकार से जंगल को काट देंगे, फिर जब साफ हो जाएगा तो फिर उस पर खेती करते हैं। ठीक है, यानी जंगल को काटना, जलाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्तन मतलब काट कर, और फिर इसके बाद दहन मतलब जलाकर, कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जलाकर जो खेती करते हैं उसे कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। और फिर से आदिकालीन निर्वाह कृषि क्यों कहा जाता है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, देखिए आदि मतलब प्राचीन समय में, ये प्राचीन समय में ज़्यादा होती थी, अब तो नहीं होता है। आदिकालीन मतलब समय, प्राचीन समय में जो कृषि होती थी उसे आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि इसी प्रकार से होती थी। स्थानांतर क्यों कहा गया? क्योंकि एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते हैं, इसलिए स्थानांतरशील कृषि कहा जाता है। तीनों मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये जो कृषि होता है ये पूर्वोत्तर राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा जो जंगली क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा होता है, अब तो कम हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका भविष्य अच्छा क्यों नहीं है। अगर ऐसा लोग खेती करते हैं तो क्यों अच्छा नहीं है, आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि पर्यावरण की क्षति होती है। क्या करते हैं लोग करते हैं भैया, जंगल को काट देते हैं। जंगल जो होते हैं ना, जंगल को काटते हैं, इस प्रकार से काट देंगे। जब जंगल नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा, दूषित हो जाएगा। तो जंगलों की कटाई से मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि होती है और जलवायु परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है इसका ये भविष्य अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, यानी बार बार खेती करने से मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है
और उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक कृषि का विकास की बात करें तो सरकार वैकल्पिक कृषि पद्धतियां जैसे कि अस्थायी कृषि को बढ़ावा दे रही है, और इस प्रकार से जो आदिकाल निर्वाह कृषि है या स्थानांतरण कृषि है इसका वो जो है एक तरह से समाप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कम उत्पादकता और अस्थिरता। इसका मतलब ये है यह पद्धति अनिश्चित फसल उत्पादन देती है जिससे किसानों को आय अस्थिर रहती है। इसमें उत्पादन कम होता है और अस्थिरता बनी रहती है, उत्पादन कम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से इसी कारण जो है इसका भविष्य अच्छा नहीं है। इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों को बताइए। नगरीय बस्ती कितने प्रकार की होती हैं? अब क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से है, अब क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, पूछेगा कि प्राकारों के आधार पर नगरी का वर्गीकरण कीजिए। अब आप कहोगे भैया आपने पढ़ा है ये कहाँ से आ गया? तो भैया वही तो बताना चाह रहे हैं आपको, पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं और समझकर अपनी भाषा में लिखते कैसे हैं। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, रटवाने वाले बहुत है भैया। समझने का प्रयास करिए, जो सच्चाई है उसको समझने का प्रयास करिए, अपने दिमाग से काम करिए। आप इंटर में पहुंच चुके हैं, इंटर पास करने वाले हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन करने वाले, तो समझने का प्रयास करिए कि सच्चाई क्या है। तो नगरीय बस्तियों में अगर पूछ ले कि प्राकारों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, तो फिर आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? तो वही यहाँ पे आंसर लिखना है। देखिए वही आंसर होगा। देखिए कैसे भारत में नगरीय बस्तियों के उनकी विकास एवं संरचना के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे क्या? देखिए जैसे औद्योगिक नगर है, शहरों में क्या होता है, नगरों में क्या होता है, औद्योगिक नगर होते हैं, जैसे मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद, ये औद्योगिक नगर के अंतर्गत आते हैं। और व्यवसायिक नगर में देखिए दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, ये व्यवसायिक नगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रशासनिक नगर में नई दिल्ली और भोपाल, रायपुर, यानी जो लगभग हर राज्य की राजधानी है वो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आती है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जो है गैरसैंण नगर किसे कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन फिर बदल देगा, फिर कहोगे भैया ये कहाँ से आ गया, गैरसैंण नगर किसे कहा जाता है? जो सैन्य नगर होता है ना, इसी को गैरसैंण नगर के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि गैरसैंण नगर क्या किसे कहते हैं, तो जवाब होगा सैन्य नगर, यानी जो सेना के जो नगर होते हैं, सेना के नगर मतलब उनका प्रशिक्षण केंद्र होता है वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उनका प्रशिक्षण होता है, तो उसे गैरसैंण या सैन्य नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे पठानकोट है, सिकंदराबाद है, मथुरा कैंट है, वाराणसी कैंट है। ठीक है, इस प्रकार से तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि छावनी किसे कहते हैं, छावनी नगर, तो छावनी नगर को भी कैंटोमेंट यानी कैंट कहते हैं, यानी सैन्य नगर कहते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से पूछे समझने का प्रयास करेंगे, लिख ले जाएंगे आराम से अगर समझ जाएंगे तो। ठीक है, आगे है धार्मिक नगर। वाराणसी प्राचीन नगर माना जाता है और हरिद्वार, अमृतसर और अयोध्या आज के लिए फेमस है, तो आप अयोध्या को जरूर लिखेंगे। ठीक है, पर्यटन नगर की बात करें तो शिमला, गोवा, उदयपुर, ये सब जो है पर्यटन नगर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे नगर हैं जो और नगरों में जो है इनकी विकास होता है और उसके द्वारा वहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा समझ बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, क्या समस्याएं हैं कृषि में। ठीक है, आइए समझते हैं। तो पहला देखिए पॉइंट, छोटे और बटे हुए खेत। छोटे और बटे हुए खेत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी का खेत था, ठीक है, इतना बड़ा, फिर आपके दादाजी के मान लीजिए 2 बेटे हुए तो आधा हो जाएगा। फिर आपके पिताजी के मान लीजिए 3 भाई हैं, मतलब कि आपके पिताजी 2 भाई हैं, फिर आप जो है 3 भाई हैं, तो खेत इस प्रकार से जो है यहाँ पे 3 भाग इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 भाग 3 भाग इसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब खेत छोटा होता चला जाएगा। ये तो दूसरे भाई का है ना, तो इस प्रकार से खेत छोटा होता चला जाएगा। तो छोटे खेत और बटे हुए खेत, ये ध्यान रखेंगे। अधिकांश किसान लघु और सीमांत हैं और जिससे आधुनिक खेती संभव नहीं हो पाती है। नहीं, छोटे एक खेत यहाँ पे, एक खेत यहाँ पे, एक खेत यहाँ पे, तो सही तरह से देख रेख नहीं हो पाता, सही से तरह कृषि नहीं हो पाती है, तो ये भी एक प्रकार से समस्या मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंचाई की कमी। वर्षा आधारित खेती अधिक होती है जिससे सूखे स्थिति में फसल नष्ट हो जाते हैं। जब मानसून का आगमन होता है, जब बारिश अच्छे से होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और बारिश अच्छे टाइम से नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसान जो होते हैं वो सिंचाई पर कृषि पर जो कृषि करते हैं उसमें जो है वो प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जब बारिश सही टाइम पे होगा तो कृषि होगी, बारिश नहीं हुआ तो भैया फसल बर्बाद हो जाएगी, तो समस्या है। ठीक है, आगे है
है पुरानी तकनीकी। पुरानी तकनीकों का मतलब ये कि आधुनिक मशीनों और उन्नत बीजों का प्रयोग बहुत ही कम सीमित में लोग करते हैं और पुरानी परंपराओं को ज़्यादा अपनाते हैं, जिसके कारण ये भी समस्या माना जाता है। अगला है मिट्टी की उर्वरता में, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो कम होती है। क्यों, कैसे होती है? अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है कम हो जाती है, तो ये भी एक समस्या मानी जाती है। अगला है बाजार और मूल्य निर्धारण। इसका मतलब क्या है? किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है, तो ये भी एक समस्या है किसानों का। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक आपदा भैया जैसे सूखा है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है। ओलावृष्टि मतलब जो पत्थर गिरते हैं ना, पत्थर गिरते हैं, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने। टिड्डी, जो टिड्डी हमले करते हैं, जो फसलों पे बर्बाद करते हैं, पूरा फसल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से समस्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। नेक्स्ट है ऋणग्रस्तता। इसका मतलब क्या होता है? किसान को साहूकार या किसी से ब्याज ले लेते हैं और ऋण में ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वो कर्ज में फंसते चले जाते हैं। फसल बर्बाद हो गया तो और जो है किसान जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में समझ सकते हैं, अच्छे से आप ले सकते हैं। समाधान की बात करें तो उसमें देखिए सिंचाई की जो सुविधा वो विस्तार होना चाहिए अच्छे से, और तकनीकी जो है आधुनिकीकरण होना चाहिए। फसल की बीमा और सहकारी ऋण की व्यवस्था आसानी से करना चाहिए, जिससे किसान जो उस पर ऋण मिले उस पर ब्याज जो उसको मतलब ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज बहुत कम हो, ताकि जो है किसान उसे आसानी से उसे चुका सके। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल के बारे में बताना है। तो पहले प्रवास क्या होता है पहले ये समझ जाइए। ठीक है, देखिए प्रवास का मतलब ये होता है कि जब किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर लोग बस जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, परफेक्ट नंबर यहाँ पे आपको मिल सकता है। मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, कोई स्थान बी है। जब लोग इस स्थान से छोड़कर बी वाले स्थान पर चले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। अब आगे हाथ ये भी समझ लीजिए, जहां से जाते हैं, गौर फरमाएंगे थोड़ा सा, जहां से जाते हैं उसे उद्गम कहा जाता है। ठीक है, उसे उद्गम कहा जाता है। जैसे गंगा नदी जहां से निकलती है, जहां से निकलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगा नदी जहां से निकलती है उसका मतलब ये कि उसका नाम उद्गम हो गया। और जहां को जाती है, जहां को जाती है, गंगा नदी कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका मतलब जहां को जाती है यानी जहां पहुंचती है वो गंतव्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्थान क्या हो जाएगा? गंतव्य हो जाएगा। ठीक है, स्थान का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे गंतव्य। ठीक है, इस प्रकार से गंतव्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ डायग्राम बना सकते हैं और यहाँ पे आसान शब्दों में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका एग्जांपल में मतलब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें तत्व हैं और उद्गम स्थल है और यहाँ पे गंतव्य स्थल है। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो वह स्थान जहाँ से लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, वह स्थान जहाँ जो है जहाँ को लोग प्रवास करते हैं, जहाँ को जाते हैं उसे कहते हैं गंतव्य स्थल। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी जो है गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख से गंगोत्री से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बीओबी यानी बंगाल, बे ऑफ बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि गांव के लोग होते हैं, छोटे कस्बे, कृषि प्रधान क्षेत्र जो है वो जो है यहाँ से लोग शहर की तरफ जाते हैं। तो शहर औद्योगिक क्षेत्र विकास के केंद्र की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ से उठकर लोग कहाँ जाते हैं? शहर की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण है, वहाँ व्यापार है, वहाँ पे सुविधाएं हैं, इसलिए जाते हैं लोग। ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मुख्य कारण क्या है? रोजगार की कमी है। क्योंकि लोग जाते क्यों हैं? क्योंकि रोजगार की कमी है, खराब बुनियादी असुविधाएं हैं, कृषि संकट है, इसके कारण लोग यहाँ पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नौकरी के अवसर हैं, बेहतर जीवन शैली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके कारण लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या में कमी जो है, श्रमिकों की कमी, परिवार का विघटन, ये सब देखने को मिलता है यहाँ पे। इसी कारण लोग यहाँ पे जनसंख्या दबाव, झुग्गी झोपड़ियाँ, वृद्धि स्पर्धा आदि बढ़ती है। तो यहाँ भी समस्याएं बढ़ती हैं। लोग शहर में जाएंगे तो वहाँ पे समस्याएं बढ़ती हैं। आगे बात करते हैं इसमें समस्या चुनौती क्या हो सकती है। जो बुजुर्ग बच्चे होते हैं इनकी देखरेख की समस्या हो सकती है, यहाँ पे बिजली पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि उद्गम और गंतव्य स्थल में अंतर बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर घुमाएगा, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, यहाँ पूछ लेगा प्रवास के जो है प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो यहाँ पे पूछेगा कारक। ठीक है, आपसे पूछेगा कारक क्या होता है। देखिए कारक यानी कारण, तो इसमें देखिए आपसे पूछ लेगा कि प्रतिकर्ष कारक,
ठीक है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए, ऐसे पूछ लेगा और आप कहोगे कि हमने तो याद किया था, ये आ गया कहाँ से। तो वही चीज़ है, समझ रहे हैं, जब किताब पढ़े रहेंगे ना तो आपको इस टाइम पे रिवाइज करना है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यूट्यूब से पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, पास होएंगे अच्छे नंबर से। तो भैया ये गलत फहमी है, आप बस यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, जो सच्चाई है उसको समझने का प्रयास करिए। दोस्तों यही सच्चाई है, आप यहाँ पे रिवाइज करने आए हैं, ना कि शुरू से पढ़ने आए हैं। लोग शुरू से पढ़ते हैं, तो भैया शुरू से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं। इसीलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर घुमाएगा और पूछेगा कि प्रस्थान और आगमन में अंतर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन फिर घुमा के पूछेगा यहाँ पे, आगमन में अंतर बताइए। तो प्रस्थान का मतलब क्या होता है, जहाँ से निकलते हैं। कहते हैं चलिए भैया प्रस्थान किया जाए, अब चलते हैं यहाँ से, तो जहाँ से निकलते हैं। आगमन जैसे जहाँ को जाते हैं, जैसे अभी अतिथि आएंगे उनका आगमन होगा, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, वो आ रहे हैं। इसका मतलब है जहाँ को जाते हैं वो गंतव्य होगा, और जहाँ से जाते हैं वो प्रस्थान हो गया, जहाँ को जाते हैं वो गंतव्य यानी आगमन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनेंगे, वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रवास की बात करें तो जो प्रवास होता है यानी माइग्रेशन की बात करें तब होता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था या फिर अव्यवस्था सारे क्षेत्रों में भीड़ भाड़ का कारण बनता है। इसे नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं और रोजगार को अवसर को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है लोग ज़्यादातर शहरों में जाके बसे ना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का फटाफट यहाँ पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव बल की अर्थ और विशेष क्षेत्र के बारे में बताना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसके जगह अथवा करके जो दिया रहता है आप उसे भी लिख सकते हैं। विश्व में जनसंख्या के आसमान वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में चावल उत्पादक के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और उत्पादक राज्य का नाम भी बताइए। अगला है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की जो विकास है उस पर प्रकाश डालिए और उसके विभिन्न जो स्रोत हैं उसके बारे में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में आप लिखेंगे, मानव भूगोल क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो मानव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जो मानव और मानव समाज भौगोलिक पर्यावरण के बीच जो है संबंधों को अध्ययन करती है। यानी एक तरफ मानव है, एक तरफ क्या है, मानव है, एक तरफ क्या है, प्रकृति है यानी वातावरण है। इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है इसी अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। यह बात विश्लेषण इस बात का विश्लेषण करता है कि लोग विभिन्न स्थानों में कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और अपनी गतिविधियों में कैसे भू आकृति को प्रभावित करते हैं। यानी मान लेते हैं कि मान लीजिए जो है कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, ठीक है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे वो वहाँ के वातावरण से संबंधित होंगे, जो मैदानी क्षेत्र में होंगे वो मैदानी क्षेत्र के वातावरण से संबंधित होंगे, जो मैदान में संसाधन होंगे उसका उपयोग करते होंगे, जो पहाड़ पे संसाधन होंगे उसका उपयोग करते होंगे। इसका मतलब ये है कि जो इंसान जिस स्थान पर है, जिस सिचुएशन में है, वैसे ही उस प्रकृति को उपयोग करता है। तो क्या मानव और प्रकृति के बीच संबंध नहीं हुआ? 100% संबंध हो रहा है भैया। तो इसी को तो मानव भूगोल कहा जाएगा। यानी मानव और जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, इसके बीच में जो संबंध हो रहा है दोस्तों, इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। सिंपल भाषा में लिखेंगे। इसके बारे में आप जो है परिभाषा दे सकते हैं, चाहे रर्जर के अनुसार या एलेंसे सिंपल के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके विशेष क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो देखिए जनसंख्या भूगोल इसका विशेष क्षेत्र माना जाता है। यानी जैसे भूगोल है ना, भूगोल है, भूगोल में आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। इंटर में आप पढ़ते हैं मानव भूगोल, ठीक है, आप इंटर में पढ़ते हैं मानव भूगोल, 11 में पढ़े होंगे आप भौतिक भूगोल। तो जो भूगोल के 2 हिस्से हैं, एक भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है, जो आप 12 में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मानव भूगोल के भी अंतर्गत शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं को समझना है। तो क्या शाखा है? जनसंख्या भूगोल पहला है। तो उसमें देखिए इसके बारे में क्या अध्ययन करते हैं जनसंख्या भूगोल में? जनसंख्या वितरण, यानी कैसे जनसंख्या बटी है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में, कहीं दबाव बहुत ज़्यादा है कहीं दबाव कम है, ऐसा क्यों होता है। प्रवास, जनसंख्या की विशेषताएं, इन सब का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार से इतना ले देंगे, काम आपका हो जाएगा। दूसरी देखते हैं, अगला है नगरीय भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत नगरीय भूगोल आता है। इसमें नगरीय जनसंख्या के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनके रोजगार के बारे में आदि का अध्ययन हम लोग नगरीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जब आप कभी
BA करोगे, MA करोगे भविष्य में, तो आपको नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल जो है इस प्रकार से अलग अलग किताब होती है, इनकी पूरा किताब है, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाओं आदि से जुड़े जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में हम भाषा, धर्म, परंपरा, कला, मानव के व्यवहार आदि के भौगोलिक प्रभावों को बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे देखिए राजनीतिक भूगोल में क्या लिखेंगे, इसमें जो राज्य की सीमाएं होती हैं, जो देश की सीमाएं होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, जो भौगोलिक विवाद होते हैं, एक देश से दूसरे देश में संबंध होता है, राजनीतिक जो संगठन होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से आप ले सकते हैं। निष्कर्ष में 2 पॉइंट लिखना चल सकते हैं कि मानव भूगोल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अथवा करके देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या में आसमान वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। अब आपको बता दें, यहाँ पूछ लेगा कि विश्व में जनसंख्या आसमान वितरण, यहाँ पूछ लेगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, तब भी आंसर यही होगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर पूछ ले जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, तब भी आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे आसमान वितरण, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं और कम है, कहीं मध्यम में है। ऐसा क्यों? वितरण क्यों, फैला क्यों है अलग अलग जगह पे, इस प्रकार से उसी के बारे में समझना है। तो आसमान जनसंख्या वितरण का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे चाइना है, चाइना में बहुत ज़्यादा आबादी है। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव में जनसंख्या कम है। ऐसा क्यों है? वहाँ पे मालदीव में जनसंख्या कम क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो वही चीज़ यहाँ पे समझना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम क्यों है, ठीक है। आइए इसके भौगोलिक कारण के बारे में पहले बात करते हैं। क्या कारण है भौगोलिक कारक? देखिए पहले जलवायु है। समशीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे भारत, चीन घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जबकि शीत प्रदेश यानी साइबेरिया, अंटार्कटिका यहाँ विरल आबादी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी जहाँ हल्की ठंडी हल्की गर्मी पड़ती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आप सोचिए कहीं भयानक ठंडी पड़ती हो, बरस भर ठंडी पड़ती हो, तो क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं। जहाँ भयानक गर्मी पड़े, बरस भर गर्मी पड़े, वहाँ पे क्या रहना पसंद करोगे? नहीं। इसका मतलब कि जहाँ थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, जलवायु समशीतोष्ण हो यानी समान हो और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, तो आप वहाँ रहना पसंद ज़्यादा करते हो। तो पहला पॉइंट क्या हो? जलवायु अच्छी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता। भूमि की उर्वरता का मतलब ये है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जैसे उपजाऊ क्षेत्र भूमि मिलती है, वहाँ पे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलती है उतना। पानी की उपलब्धता यानी जल ही जीवन है। नदियों और झीलों किनारे बसाव इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्थिक कारक में। देखिए आर्थिक कारक में उद्योग एवं व्यापार यानी औद्योगिक क्षेत्र जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा अपना बसाव करते हैं। जैसे टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, भारत में देखें तो मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पे लोग ज़्यादा बसाव है, यहाँ पे करोड़ों की आबादी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर। शहरी क्षेत्रों में रोजगार ज्यादा मिलते हैं, इसलिए शहर में जनसंख्या भी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। इसमें सांस्कृतिक कारक में लिखेंगे जैसे कि धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर, जैसे वाराणसी है, मक्का है और बहुत सारे स्थल हैं, वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक स्थल है और वो धार्मिक स्थल लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है। जैसे आज के लिए में अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या में कितने ज्यादा लोग अब भीड़ भाड़ हो गई, कितना वहाँ पे लोग जमीन लेना दुश्वार हो चुका है भैया, वहाँ महंगा हो चुका है, ठीक है। ऐतिहासिक देखिए नेक्स्ट है ऐतिहासिक। जिन क्षेत्रों में सभ्यता पहले विकसित हुई है, जैसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, आज भी जनसंख्या वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है भारत में चावल के उत्पादक के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। आइए इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे ना तो आपको अच्छे से पता होगा। आप धान की खेती नहीं चावल खेती कभी तो किए होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तो इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पे क्या बहुत बड़ी बात है कि आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए चावल, धान भारत के खाद्य फसल है और प्रमुख खाद्य फसल है, और लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में, लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 75-80% लोग हैं कि चावल के बिना पेट नहीं भरता है। तो इसलिए प्रमुख खाद्य फसल है, जिससे
इसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं यहाँ पे बताई गई हैं। कमेंट करके बताइएगा कि चावल खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जलवायु, कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु होना चाहिए। तापमान की बात करें तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और यही बात करें जो है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और क्योंकि चावल के लिए जो है जल मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो है पानी में ही तो बैठाया जाता है और फिर इसके लिए पानी चाहिए, तो भरपूर मात्रा में इसको पानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जलवायु हो जाएगा। फिर मिट्टी के बारे में लिखेंगे, मिट्टी दोमट जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए और चावल के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और अच्छी जल जो है धारण करने वाली मिट्टी जो है इसके लिए फायदेमंद होती है, सबसे बढ़िया जलोढ़ मिट्टी इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में। देखिए तो भारत में बात करें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जो है चावल उत्पादन होता है। मानचित्र में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पूर्वी भारत में देखें तो यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जो है उड़ीसा में है। दक्षिण भारत में बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में यहाँ पे उत्पादन होता है। और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उत्पादन होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे निष्कर्ष में ले सकते हैं कि जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और सिंचाई और वैज्ञानिक खेती में चावल उत्पादन करने में मदद मिल रही है। और पहला स्थान किसका है, ये कमेंट करके बताइएगा कि पहला स्थान चावल उत्पादन में किसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रकाश से पूछा जाएगा कि भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रकार के बारे में बताना है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष या नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है कि नवी मतलब क्या होता है, नया, नवी मतलब नया, करणीय मतलब करना, जिसको हम नया कर सकते हैं, नया प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी सूर्य ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को क्या दोबारा हम बना सकते हैं भैया, फिर भाई 100% बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी जो होती है, सूर्य की जो किरण होती है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और उसे दोबारा बनाया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरण, नवी कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। जो अच्छे हैं मतलब कि जो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और पर्यावरण के हानिकारक नहीं होते हैं और भारत में इनका विकास तेजी से हो रहा है, जिससे सोलर पैनल लगवा रहे हैं आज के डेट में, आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का विकास के कारण क्या है। पहला कारण है कि ये पर्यावरण अनुकूल, यानी कोयला पेट्रोलियम की तुलना में कम जो है प्रदूषणकारी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है अच्छे स्रोत। अच्छे स्रोत का मतलब जो समाप्त नहीं होता, जैसे सूर्य, वायु, जल, ऊर्जा, ये सब जो है समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, ऊर्जा सुरक्षा। भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करनी होगी और जो भारत ज़्यादातर तेल आयात करता है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट सरकारी प्रयास, राष्ट्रीय और सौर मिशन चलाया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को और बहुत सारी एजेंसियां सामने आई हैं जो सोलर प्लांट जो है अब लगा रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे इस प्रकार से भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, इसके जो है कुछ स्रोत हैं। तो यहाँ पे देखिए स्रोत के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे है पहला सौर ऊर्जा, तो सौर जो है सौर पैनल से बिजली जो उत्पादन की जाती है, ज़्यादातर अभी जो हो रहा है वो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में ज़्यादातर होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इसकी जो है डिमांड है और ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। अब तो यूपी में बहुत ज़्यादा जो सोलर पैनल लग रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की बात करें तो हवा की गति से टरबाइन को चलाकर बिजली उत्पादन करना, ये जो है इससे किया जाता है और तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, वही बात करें जो है जल विद्युत ऊर्जा की, तो बांधों से जो नदी है, नदी पर बांध बनाते हैं और बांध बनाकर जो है यहाँ से जो है जल विद्युत उत्पादन किया जाता, जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आदि। ठीक है, बात करते हैं जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा का मतलब कुछ अपशिष्ट गैस या फिर बिजली उत्पादन से पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलता है। तापीय बिजली की बात करें तो भूतापीय जो है स्रोतों से गर्मी से बिजली बनाया जाता है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो है ये उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से भी इसके बारे में आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में अग्रणी बन रहा है और 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मानचित्र क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानचित्र में देखिए जैसे पूछेगा दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी बताना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मानचित्र आपको मिलेगा सादा और इसी में आपको भरना होगा। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत और यहाँ पे एक नदी बतानी है, तो यहाँ से जो है
महाराष्ट्र से जो है महाराष्ट्र के नासिक से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, तो उसमें कोई भी एक नदी आप भर सकते हैं। इस प्रकार से आप भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे गोदावरी नदी। ठीक है, इस प्रकार से गोदावरी नदी। ठीक है, बस इतना काम करना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि मध्य भारत का एक तांबा उत्पादक क्षेत्र, अगर आपको पता है इसका आंसर होगा मलंज खंड, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप मध्य प्रदेश केवल भर दीजिए, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य कहाँ पे है? मध्य में है भैया, एमपी में है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा। ठीक है, गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो उसकी राजधानी होगी, सिंपल सी बात है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो यहाँ पे देखिए आप भर देंगे गांधीनगर। ठीक है, इस प्रकार से गांधीनगर हो जाएगा भैया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, जैसे तीसरा डाल देंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे कम, सबसे ज्यादा कहाँ पे? सबसे ज्यादा केरल में है लिंगानुपात। और सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम भैया हरियाणा में है। तो हरियाणा कहाँ पे है? देखिए हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे लगभग यहाँ पड़ेगा हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली वालों की दिल्ली पड़ेगी और यहाँ ऊपर पड़ेगा हरियाणा। तो यहाँ पे देंगे, आप भर देंगे यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, इस प्रकार से भर देंगे यहाँ पे हरियाणा। आगे नेक्स्ट है देखिए, एक चाय उत्पादक क्षेत्र भरना है तो कोई भी भर सकते हैं। असम में ज़्यादा होता तो असम भर सकते हैं, और असम पड़ेगा यहाँ बीचों बीच में, तो यहाँ पे भर देंगे आप असम। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो इस प्रकार से एरो बना देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। आगे है इसके बाद जो है विश्व का मानचित्र पूछा जाएगा। विश्व का मानचित्र में देखिए मानचित्र कुछ ना कुछ भरकर जरूर आना है, छोड़कर नहीं आना है, बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया का पूछा है, तो एशिया का मालदीव हो जाएगा, और मालदीव जो है वो भैया है भारत के नीचे, तो ये भारत है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए छोटा सा ये बिंदु, छोटा सा जो है यही भैया छोटा सा है मालदीव। ठीक है, ये जो बिंदु है ना यही है आपका मालदीव, तो यहाँ भर देंगे मालदीव। इस प्रकार से भर देंगे मालदीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो है देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, तो महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका देखिए ये है जो है ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है, और सबसे बड़ा जो इसमें देश है क्षेत्रफल में वो है ब्राजील। इस प्रकार से यहाँ पे ब्राजील है, तो यहाँ पे ब्राजील आप भर देंगे। ठीक है, ऐसे मानचित्र आपको आएगा भरने के लिए, तो यहाँ पे ब्राजील हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट रहेगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो है एक नहर बतानी है। तो देखिए पहले बात करते हैं, ये है इधर अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर यहाँ पड़ेगा, ये जो है ये अटलांटिक महासागर ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर को इसको जोड़ने वाली एक नहर है यहाँ पे इसका नाम है पनामा नहर। तो इसका नाम है क्या है? पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर में स्थित एक समुद्री पत्तन बताना है। तो भूमध्य सागर कहाँ है पहले ये देख लीजिए। तो देखिए ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ये है भूमध्य सागर। तो यहाँ पे एक देश पड़ेगा यहाँ पे अल्जीरिया, और उसकी राजधानी है अल्जीरियस। तो यहाँ पे जो है समुद्र पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारे और भी यहाँ लिख सकते हैं, एक ही लिखना है उसमें। नेक्स्ट है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो है महानगर कौन सा है? तो उसकी राजधानी होगी महानगर। ठीक है, तो आइए इंडोनेशिया देख लेते हैं। इंडोनेशिया जो है आपका पड़ेगा, ये भारत है, भारत के जस्ट नीचे ऐसे ही दिखाई देगा इंडोनेशिया, तो आपको यहाँ भर देना है इंडोनेशिया। इस प्रकार से भर देनी है, और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो मानचित्र के बारे में अच्छे से बताया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट किया है ताकि आप इसे पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसे रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन तो जरूर आएगा, पक्का है। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।